हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने जो भी पढ़ाई आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वो की थी भारत में गरीबी के कारण में हमने पहला कारण आप लोगों को बताया था सामाजिक कारण, और दूसरा कारण हमने बताया था आपको आर्थिक कारण। सामाजिक कारण में पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो किया था भारत में जाति व्यवस्था यानी कि प्रत्येक जाति में लोगों को बांटने की व्यवस्था। उसके बाद दूसरा टॉपिक यानी कि जो हमने डिस्कस किया था संयुक्त परिवार व्यवस्था। ठीक है, तो जरा हम जाति व्यवस्था को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसमें कहा गया है भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण जाति व्यवस्था है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति पर काम करने की छूट दी जाती है। ठीक है, यहाँ बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हम देखते पढ़ते आए हैं कि व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार ही कार्य करेगा। वर्तमान समय में हो सकता है ऐसी चीजें नहीं हैं। वर्तमान समय में वो चीजें थोड़ी सी बदली हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा या अपने हुनर के हिसाब से कार्य कर सकता है, लेकिन एक सामाजिक कारण जो हम देखते हैं उसमें जाति व्यवस्था जो पहला पॉइंट है उसमें ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर काम करने की इच्छा दी जाती। जैसे हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज में आप देखते हैं, उन्हीं को सफाई का इन सब का काम दिया जाता है, ब्राह्मणों को पूजा पाठ का काम दिया जाता है, क्षत्रियों को रक्षा का काम दिया जाता है। ये इस तरीके से जो व्यवस्था चलाई जाती है वो जाति व्यवस्था का आधार होती है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार जहाँ व्यवस्था जो है एक व्यक्ति पर आधारित हो और परिवार में सदस्य 20 से 25, 10, 15 जो भी हों, वो इस तरीके से संयुक्त परिवार की व्यवस्था यहाँ पर थोड़ी सी गरीबी का कारण बनती है। तीसरा अशिक्षा। ये सारे पॉइंट्स हमने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे पहली वीडियो में। अशिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अशिक्षा ही कारण है इसका और इसका। ठीक है, ये दोनों कहीं न कहीं या हम कह सकते हैं पूरे तरीके से इस पर आधारित है। अगर आप अशिक्षित हैं तो आप जाति की भी बात करेंगे। और संयुक्त परिवार से मतलब मेरा वो नहीं है कि एक परिवार में व्यक्ति ना रहे, प्रेम भाव से ना रहे, उसका परिवार जो है चाचा ताऊ भतीजे सब अलग अलग रहे, ऐसा नहीं है। वो तब जहाँ कमाने वाला व्यक्ति एक हो और खाने वाले व्यक्ति 10 हों तब तो खराब है। अगर कमाने वाले व्यक्ति 3 भी हैं और रहने वाले व्यक्ति 10 हैं तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति के हिस्से कितने व्यक्ति आएंगे? 3 व्यक्ति। ठीक है, इसलिए ये व्यवस्था तब तक आधारित होती है। नेक्स्ट आते हैं हम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब है उद्योगों का असंतुलित विकास, यानी कि हम अपने उद्योगों का असंतुलित तौर पर विकास कर रहे हैं। एक लिमिट में विकास होना अच्छी बात है, लेकिन असंतुलित तौर पर विकास होना अच्छी बात नहीं है। यानी कि अपनी क्षमता से ज्यादा उत्पादकों में कमी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। हम चीजें इधर उधर से स्टेबल करते हैं, चीजें हमारी नहीं हो पाती हैं, जो भी रीजन है, तो हम जो है असंतुलित विकास कर रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे पर आप जो है विकास के सारे मापदंडों को नाप चाहते हैं। इसमें सबसे मेन चीज है आप जो चीज ठान रहे हैं वो प्रकृति पर क्या प्रभाव डालती है या किस चीज पर क्या प्रभाव डालती है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको असंतुलित तौर पर उसका विकास करना, चाहे वो पेड़ों की कटाई के साथ हो, नदी नालों के रुकावटों के साथ हो, जो भी। और जनसंख्या वृद्धि आप सभी जानते हैं, ये डिस्कस करने का ऐसा खास मुद्दा नहीं है। इस पर एक कानून भी जल्द से जल्द पास हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने अगला कारण आपको लिखाया था राजनीतिक कारण। पेज नंबर 4th सेमेस्टर, राजनीतिक कारण में हम कहते हैं भारत में गरीबी का एक कारण राजनीति भी है। क्योंकि देखिए इसमें जो लिखा है वो अलग बात है, मैं आपको अपने तौर पर भी बता दूं। भारत में गरीबी का एक कारण राजनीति इसलिए क्योंकि यहाँ पर आजकल के जो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं वो गरीबों को गरीबी की इस दशा से उबरने देना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते ही नहीं है कि आज का जो गरीब है वो गरीबी से ऊपर उठे, क्योंकि वो उनके लिए एक राजनीति का मुद्दा है। उस पर राजनीति करेंगे। जैसे किसान को किसानी करनी है, अच्छी बात है, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों को गरीबों के साथ जोड़ना सही नहीं है। क्योंकि आज भारत जिस दशा में है, जिस तरीके की स्थिति में है, वो गरीबों के द्वारा या किसानों के द्वारा ही है।
ठीक है, जो उत्पादन क्षमता है वो गरीबों किसानों के द्वारा ही होती है। तो भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण राजनीति भी है, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति उस तरीके से उस दिशा में ध्यान नहीं देता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीति, ब्रिटिश जो पहली नीति थी हमारे यहाँ की दल बदली, फिजूल खर्चे, मतलब इधर उधर खर्च करना, इसमें एक चीज़ें हैं, असंतुलित विकास वाला मुद्दा भी हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि किसान अगर अपने हाथ से या किसी दूसरे तरीके से फसल काटता है तो वो उस चीज़ के लिए पैसे बचाता है, या फिर अगर यहाँ लेबर लगाएगा तो लेबर को भी 4 पैसे मिलेंगे, वो भी अपना कुछ खर्चा देखेंगे। लेकिन जब यहाँ कुछ मशीनरी लगने लग जाएगी अपने विकास के दौर पर, तो वो जो 4 लोग किसी के खेत काटने में लगते थे उनका रोजगार छिन जाएगा। आदि का समय समय पर पड़ने वाला बोझ भी भ्रष्टाचार और गरीबी का कारण बनते। इन सब चीज़ों का, ब्रिटिश नीति, दल बदली, फिजूल खर्ची, ये सब जो करते हैं, इन सब का समय समय पर पड़ने वाला जो बोझ है भारत पर, वो भी भ्रष्टाचार और गरीबी का कारण बनता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने बहुत बड़ी जो अपाचे खरीदे या कोई ऐसी मशीन खरीदी, सपोज करिए, जिसकी हमें वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन खरीद ली, तो हम पर बोझ भी पड़ा। जो पैसा रोजगार में लग सकता था या गरीबों के किसी काम आ सकता था, वो खर्च हो गया। कुछ व्यक्तिगत कारण जैसे बीमारी है, बेरोजगारी है, वेश्यावृत्ति है या अन्य कई दुर्घटना भी भारत में गरीबी को बढ़ावा देते हैं। यानी कि किसी तरीके की कोई समस्या फैल जाए, ठीक है, कोई बेरोजगारी है, काम नहीं करना चाहते लोग, या है तो मतलब उनको मिल नहीं रहा, या और भी सब तमाम सारे कारण हैं, इसको क्या डिस्कस, ठीक है। तो जो है भारत में भी गरीबी का कारण बनते हैं। राजनीतिक कारण ये सब है। अब हम देखते हैं भारत में गरीबी की रेखा क्या है। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे हम कहते हैं एपीएल और बीपीएल। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी बीपीएल की श्रेणी में नहीं है, आप सब जो है पीले राशन कार्ड धारक हैं। तो इस लाइन को आप समझ लीजिए कि भारत में गरीबी रेखा कैसे निर्धारित होती है और गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति कौन से होते हैं। लिखा है, गरीबी की रेखा वह सीमा है जिसके नीचे जीने का अर्थ आवश्यक वस्तुओं का भावी अभाव है। मैंने बताया था भारत में गरीबी यानी कि वो व्यक्ति गरीब है जो अपनी दैनिक चर्या या आवश्यक वस्तुओं को भी प्राप्त न कर सके, उसे हम गरीब कहते हैं। तो वही लोग जो आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव करते हैं या उनके पास ये सारी चीजें नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जिनके पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वालों को आप इस लाइन में ले सकते हो सकता है सुबह शाम तक में उसे 1-2 सवारी मिली, 10, 20, 50, बस 100 भी हो सकता है पूरे नहीं हुए शाम को। कुछ वकील भी इस श्रेणी में आ जाते हैं कभी कभी। हम मजाक वाली बात है, लेना नहीं चाहिए। यही वह अवस्था है जिसमें आकर जीवन पर संकट और दुखों की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। यही वह अवस्था है जब आपके पास आवश्यक वस्तुएं नहीं है तो जीवन में संकट भी बढ़ता है और दुखों की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी के कारण बहुत लोग हमारे यहाँ आत्महत्या भी कर लेते हैं, जिन पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती। जिस सीमा को हम गरीबी कहते हैं, उसे मापने के लिए सरकार की ओर से कुछ मानदंड भी तय किए गए हैं। इन्हीं के आधार पर सरकार लोगों के जीवन के संकट का आकलन भी करती है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर जो मानदंड तय किए गए। मानदंड का मतलब एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, उसको कितने कैलोरी भोजन मिलना चाहिए, ये सारी चीजें। भारत में गरीबी यहाँ कोई आएगा। भारत में गरीबी कोई नई चर्चा का विषय नहीं है, ये शुरू से चला आया, बहुत पुराना मुद्दा है। 1962 में भारत सरकार ने पहली बार गरीबी रेखा को परिभाषित करने की कोशिश की। 1962 में, ये ध्यान रखिएगा। 1962 में सबसे पहली बार भारत सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने की कोशिश की थी 1962 में, और इसमें सुझाव दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन प्राप्त होना चाहिए। तब तो गरीबी रेखा जो है थोड़ी सी ऊपर उठेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो गरीबी रेखा कम रहेगी। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना भोजन, जिसमें 2400 कैलोरी हो, और शहरी क्षेत्र में कितना भोजन, जिसमें 2100 कैलोरी हो। सन 1979 में
गरीबी रेखा को दोबारा परिभाषित किया गया, यानी कि इसी रेखा को जो पहली बार परिभाषित हुई थी इसमें इतना डिफाइन किया है 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ग्रामीण क्षेत्र में 1962 में कितने कैलोरी जो है बताया गया था, प्रस्तावित किया गया था गरीबी रेखा में। ठीक है, सन 1979 में गरीबी रेखा को दोबारा परिभाषित किया गया। इसमें भी कैलोरी को ही आधार बनाया गया कि प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या किया गया कि उसको हम प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति माह जो है तय करने लगे, प्रति व्यक्ति आय के रूप में। ये कब हुआ? सन 1973 में। सन 1973 में कीमतों के आधार मानते हुए या कीमतों को आधार मानते हुए इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 57 प्रति व्यक्ति रुपए, 57 प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति माह, यानी कि एक व्यक्ति के लिए 57 रुपए प्रति व्यक्ति यानी प्रति माह, एक माह में, एवं ग्रामीण क्षेत्र में 49 प्रति व्यक्ति तय किया गया, यानी कि एक व्यक्ति के लिए एक महीने में 57 रुपए और शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपए निर्धारित किया गया। इतना ही खाता है एक व्यक्ति, शहर में खाएगा 57 रुपए और ग्राम में खाएगा 49 रुपए। तो एक व्यक्ति एक महीने में इतना खाना खा सकता है। अब लगाइए, इसको गुणा कर दीजिए 30 से, तो कितना हो गया? 57 गुणा 3 कितना हो गया? 7 या 21 और 5 या 15, 17, यानी कि 1710 रुपए का राशन खा जाता है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं 1500 करीब का राशन आपके घर आता होगा, 2000 का जाता होगा, 4000 का जाता, तो प्रति व्यक्ति 57 रुपए और शहर में 49 का। ये एक आकलन लगाया जाता है। मुद्रास्फीति, जैसे हम यहाँ मुद्रास्फीति महंगाई के अनुसार जिस तरीके की, इसे समय समय पर बदल दिया जाता है जिस तरीके की महंगाई होती है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 368 एवं शहरी क्षेत्रों में 559 है। यह वर्तमान में कितनी है? ग्रामीण क्षेत्र में 368 और शहरी क्षेत्र में 559 है। प्रति माह है, ध्यान रखिएगा, ये सब प्रति माह है। ठीक है, अब इसको निर्धारित कैसे किया जाता है? निर्धारण का फॉर्मूला, यानी कि निर्धनता रेखा के निर्धारण का। सन 2008 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित रिपोर्ट में, सन 2008 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित रिपोर्ट में एक नए फॉर्मूले का निर्धारण, ये रिपोर्ट का प्रस्तावित हुई थी 2009 में। 2009 में रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हुई थी, निर्धारण किया गया, निर्धारण किया। ठीक है, इस रिपोर्ट में उपभोग आय को आधार मानते हुए, यानी कि उपभोग आय यानी कि वो आय जिसका उपभोग किया जा सके, खर्च किया, उपभोग आय को आधार मानते हुए 2004-05 में देश में 27% के स्थान पर इस रिपोर्ट में दो उपभोग आय को, जो हमारी खर्च करने वाली उपभोग आय है, आय को आधार मानते हुए, यानी कि एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, 2004-05 में देश में 27% के स्थान पर 32.2% जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे माना। यानी कि पहले कितनी थी? 27%, अब कितनी है? 37.2। कब? जब क्या आधार माना गया? उपभोग आय, यानी कि वो आय जो खर्च करने वाली है, यानी कि व्यक्ति कमाता कितना है? 100 रुपए और खर्च कितना करता है? 70 रुपए। तो 70 रुपए वाली आय यानी उपभोग आय तो उसकी है, इसके आधार पर जो व्यक्ति निकल के आएंगे वो सब गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। तो वो कितने निकले? 37.2। ठीक है, अब शहरी क्षेत्र में इसका अनुपात क्या रखा गया? 25.7, यानी कि ये यहाँ पर 100 में से 25.7, और ग्रामीण क्षेत्र में इसका अनुपात क्या रखा गया? 41.8। ये बताया गया था, दो रेशियो रखे गए थे कि इस लेवल पर माप के चलना है। इसी रिपोर्ट ने 2011-12 में इसे बदलकर शहर में तो कर दिया 13.7 और ग्रामीण क्षेत्र में इसे कर दिया 25.7। तो ये है हमारे निर्धारण कि हम किस तरीके से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते आए हैं या करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज वो बताए।
इससे आगे अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पेज पर है, गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ सरकारी योजनाएं, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं, वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नोट्स में। थैंक यू।